हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिजिक्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझे थे गति के नियम, उनसे जुड़े दैनिक जीवन के कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने करके समझा था कि गति के नियम काम किस तरह करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विच इज़ संवेग संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, पहले बात करेंगे मोमेंटम या संवेग की। संवेग को मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोग संवेग के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो की जो लिंक दी गई है वहाँ जाकर उसे ज़रूर देखें। जो लोग संवेग के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे देती हूँ। संवेग जो है उसे डिनोट किया जाता है P से, और संवेग जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। संवेग की जो परिभाषा है फिजिक्स में वो ये बताई जाती है कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग यानी कि मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि संवेग जो है वो कुछ नहीं बल्कि बल आरोपित करने की क्षमता है, यानी कि कैपेसिटी टू अप्लाई द फोर्स। जितना मास ज़्यादा उतना कैपेसिटी ज़्यादा या उतना बल आरोपित करने की क्षमता ज़्यादा, वैसे ही जितना वेग ज़्यादा उतने ही बल आरोपित करने की क्षमता ज़्यादा। उदाहरण भी मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोग जो लिंक दी गई है वहाँ जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखें। चलिए अब मैं आ जाती हूँ संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का संयुक्त संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, यहाँ निकाय का मतलब होता है सिस्टम, वस्तुएं यानी कि ऑब्जेक्ट्स। संयुक्त संवेग यानी कि जो इनका कंबाइंड मोमेंटम है वो संरक्षित या कंजर्व्ड रहता है। देखिए, ये नियम पढ़ने पे तो काफ़ी टिपिकल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो बातें हमसे कही गई कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का निकाय। पहले हम इस पर्टिकुलर लाइन पर फोकस करेंगे। दो या दो से अधिक वस्तुओं का निकाय यानी कि एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है हमारे एग्जाम्पल में हमें जहाँ दो या दो से ज़्यादा वस्तुएँ हों। तो लेट्स से हम मान लेते हैं हमारे पास दो बॉल्स हैं, है ना, दिस वन एंड दिस वन। ये है बॉल A और ये है बॉल B। दोनों ही बॉल्स जो हैं वो इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही हैं। आगे हमसे क्या बोला है, यदि सिस्टम पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल का मतलब है कि ये दोनों केवल अपने वेग से जा रही हैं और कोई अन्य बल इन पर कार्यरत नहीं है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में निकाय का संयुक्त संवेग यानी कि कंबाइंड मोमेंटम जो है वो संरक्षित रहता है। अब पहले तो हम इनका कंबाइंड मोमेंटम निकालते हैं और देखेंगे कि कैसे वो कंजर्व्ड रहता है। चलिए, लेट्स से कि जो हमारी बॉल A है उसका द्रव्यमान है m1 और जो बॉल B है उसका द्रव्यमान है m2। अब जब ये चलना शुरू इन्होंने किया होगा उसके पहले इनका कुछ इनिशियल वेग रहा होगा। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, राइट। अब चूंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक और चीज़ जो मैं कंसिडर कर रही हूँ वो ये कि यहाँ पे u1 जो है उसकी वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और बॉल नंबर B जो है वो इसकी कंपैरिजन में स्लो चल रही है। अब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब A B से टकरा जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो डेफिनेटली ये जब आगे बढ़ेगी तो इससे जाके टकरा जाएगी, राइट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की टक्कर हो जाएगी, बॉल A बॉल B m1 m2, राइट। अब यहाँ इनकी टक्कर हो गई। अब देखो, जब टक्कर हो रही है मतलब इन दोनों का बल आपस में एक दूसरे पर लग रहा है। यहाँ देखिए, एक जो चीज़ हमें कंसिडर करनी है, कोई दूसरा बाह्य बल इन पर कार्य नहीं करना चाहिए, केवल ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर बल लगाएंगे, इनके अलावा और कोई बल इन पर नहीं है इस समय। तो देखिए, चूँकि ये इस डायरेक्शन में आ रही है इसलिए बॉल A जो है वो B पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगी। अब देखिए, हमारे लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा है गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ये बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। और एक कंसेप्ट और हम जानते हैं बल या फोर्स के विषय में कि फोर्स कभी भी वन साइडेड नहीं होता है, डबल साइडेड होता है और संतुलित होता है। तो देखिए, अगर ये इस दिशा में फोर्स लगा रही है तो डेफिनेटली बॉल B भी इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन हमें मालूम है कि ये बल विपरीत दिशा में है, इसीलिए
माइनस। और थर्ड लॉ से हमें ये भी मालूम है कि जो A ने B पर बल लगाया है वही बल उतने ही परिमाण का, उतने ही मैग्नीट्यूड का बल B ने भी A पर लगाया, लेकिन चूंकि विपरीत दिशा में लगाया इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर किया है। अब देखिए, जब इन दोनों की आपस में टक्कर होगी तो इमेजिन कीजिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। या तो ये टकरा करके वहीं ठहर जाएं, टकरा करके अलग अलग दिशा में चली जाएं, टक्कर होकर ये किसी भी दिशा में जा सकती हैं क्योंकि इन पर अन्य कोई भाई बल नहीं कार्य कर रहा है, केवल इन दोनों का बल कार्य कर रहा है। तो मान लेते हैं टक्कर होने के बाद दोनों थोड़ी सी आगे पीछे हो गई कहीं भी। लेट्स से कि टक्कर के बाद ये हमारी बॉल A, ये हमारी बॉल B, टक्कर के बाद कुछ आगे पीछे हो गई दोनों। अब देखिए, ये तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी डेफिनेटली वो इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो द्रव्यमान तो अनचेंज रहता है हमेशा, इसीलिए अनचेंज ही रहेगा। और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे टक्कर के पहले वाला केस। टक्कर के पहले अगर इन दोनों का हम कंबाइंड मोमेंटम निकालें तो देखिए क्या निकलेगा। सबसे पहले हम A की बात करेंगे। A का मोमेंटम फॉर्मूला हमें पता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ देखिए A का मोमेंटम जो निकलेगा वो निकलेगा, इसे मैंने P1 इसीलिए लिखा है क्योंकि टक्कर के पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि संवेग कितना है। तो बॉल A के कंसर्न में ये होगा m1 v1 और यहाँ बॉल B के कंसर्न में ये होगा m2 v2। हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो टक्कर के पहले का संयुक्त या टोटल जो मोमेंटम है, संयुक्त संवेग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, मैं बात करूँगी टक्कर के बाद की। ये हमारा जो केस है वो है टक्कर के बाद। अगर इस समय हम इनका संयुक्त संवेग निकालें तो वो होगा, अगर मैं टक्कर के बाद का कुल संवेग निकालूं तो देखिए वो क्या बनेगा। इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ P2। पहले बात करेंगे बॉल A के बारे में, तो ये बनेगा m1 v1 प्लस बॉल B के बारे में बात करेंगे तो बनेगा m2 v2। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि टक्कर के पहले इनका कंबाइंड मोमेंटम क्या था और टक्कर के बाद कंबाइंड मोमेंटम क्या है। और हमसे नियम क्या बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के निकाय पर कोई भाई बल कार्य ना करे, इस केस में भी किसी भाई बल ने कार्य नहीं किया, केवल दो वस्तुओं ने ही एक दूसरे पर बल लगाया, अन्य कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर अप्लाइड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में निकाय का संयुक्त संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा। यानी कि जो टक्कर के पहले का संवेग है वही टक्कर के बाद का संवेग होगा। तो देखिए, नियम बोलना चाह रहा है कि P1 इज इक्वल्स टू P2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो अगर हम ऐसे ऊपरी स्तर पे देखें तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। चलिए एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, हमें एक चीज़ पता चल रही है कि FAB जो है वो इज इक्वल्स टू माइनस FBA है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमने अभी भी समझा, इसी की हेल्प लेकर हम इस बात को यहाँ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, तो हमें पता है कि FAB जो है इज इक्वल्स टू माइनस FBA। लिख देते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। चलिए, अब हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है उसे किस तरह डिनोट किया जाता है। फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो चलिए मेंशन करेंगे। यहाँ चूंकि हम A के कंसर्न में बात कर रहे हैं इसीलिए हम द्रव्यमान जो लिखेंगे वो A का लिखेंगे। तो यहाँ द्रव्यमान होगा m1, राइट, क्योंकि हम बॉल A की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो फोर्स जिसको कंसीडर किया जाएगा वो A के द्वारा लगाया गया फोर्स है, इसलिए द्रव्यमान और वेग जो है वो A का लिया जाएगा। तो m1। यदि हम त्वरण की बात करें तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ हम देखेंगे कि A के वेग में कितना चेंज आया अंतिम और आरंभिक कंडीशन में, यानी कि फाइनल और इनिशियल कंडीशन में A की वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो देखिए, A की फाइनल वेलोसिटी v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो हमारे पास जो वेग में परिवर्तन की दर है वो आ जाएगी। और जब भी दर निकालनी होती है तो हम वेग को भाग दे देते हैं समय के साथ। तो चलिए मेंशन करने की कोशिश करते हैं।
v1 माइनस u1 अपॉन t, राइट। अब हम बात करेंगे b के कंसर्न में। देखिए माइनस का साइन हमें लगाते हुए चलना है। सबसे पहले द्रव्यमान लिखेंगे b बॉल का विच इज़ m2। अब अगर इसके हम त्वरण की बात करें तो वही वेग में परिवर्तन की दर, तो b के कंसर्न में जो भी वेलोसिटी में चेंज आया हम वो देखेंगे। b की अंतिम वेलोसिटी बनी v2 और आरंभिक थी u2। अगर दोनों को माइनस करके समय से भाग दे दें तो वेग में परिवर्तन की दर हमें मिल जाएगी और वही b का त्वरण होगा। तो चलिए मेंशन करें v2 माइनस u2 अपॉन t। देखिए यहाँ मैंने अगर मैं इनको T1 और T2 कंसीडर कर लूँ तो ये दोनों सेम ही होंगे। क्यों? कारण समझिए, जब इन दोनों की टक्कर हुई तो दोनों के द्वारा एक दूसरे पर बल लगाने का समय तो सेम ही रहा ना। जितने समय तक A ने B पर बल लगाया उतने ही समय तक B भी A पर बल लगाएगा। तो यहाँ हमको एक बात समझ में आ जाती है कि जो T1 होगा वो T2 के बराबर है। तो इनको T1 T2 ना लिखते हुए मैं केवल T लिख देती हूँ क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो देखिए क्योंकि नीचे दोनों तरफ T है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम। m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस u2, क्योंकि नीचे जो T है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए अब इन्हें हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, समझेंगे। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस का साइन है अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। चलिए जितने भी u वाले जहाँ जहाँ u वेलोसिटी है उन सभी को हम एक तरफ ले आते हैं और जहाँ जहाँ v वेलोसिटी है उन सभी को एक तरफ ले आते हैं। इट बिकम्स m1 v1, इसे मैं LHS पे ला रही हूँ, प्लस m2 v2 और इसे मैं ले जा रही हूँ RHS पे। तो इट बिकम्स प्लस साइन के साथ m1 u1 प्लस m2 u2। यही हमारा P2 है अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, राइट, और यही हमारा P1 है। तो अंतिम रूप से हमें क्या समझ में आया कि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करें, केवल वो दो वस्तुएं ही एक दूसरे पर बल लगाएं, अन्य कोई बल बीच में ना हो, तो दोनों वस्तुओं का जो संवेग होता है वो संयुक्त संवेग यानी कि कंबाइंड जो उनका मोमेंटम होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित होने का मतलब है बराबर रहता है। तो देखिए ये हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से इस जगह पे प्रूफ कर लिया। अब एग्जाम्स हमसे यहाँ से किस तरीका का प्रश्न पूछती हैं, तो देखिए एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि रॉकेट के प्रक्षेपण का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सही उत्तर होता है संवेग संरक्षण के नियम पर। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि किस तरह आधारित है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो संवेग संरक्षण का नियम है वो रॉकेट के प्रक्षेपण में यानी कि जो प्रपल्शन ऑफ रॉकेट है वहाँ पर किस तरह काम करता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई रॉकेट है। रॉकेट के बारे में एक थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें कई सारे अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, है ना। कोई इग्निशन चैम्बर होता है, कोई कंबशन चैम्बर होता है, कोई फ्यूल चैम्बर होता है। ऐसे अलग अलग क्रोनोलॉजिकल मैनर में अलग अलग चैम्बर्स लगे होते हैं, राइट। अब देखिए इन अलग अलग चैम्बर्स में एक जगह फ्यूल होता है और एक जगह फ्यूल का कंबशन होता है, यानी कि उस फ्यूल का दहन होता है किसी एक जगह। दहन के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ गैसेस नीचे की तरफ आती हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर ये गैसेस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही हैं तो डेफिनेटली हमको समझ में आता है कि फ्यूल का भी कोई ना कोई मास होगा, राइट। mf कर देते हैं इसे, है ना, और फ्यूल की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। फ्यूल अपनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा और फ्यूल का अपना मास होगा। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो अब आप यहाँ देखें कि एक बल नीचे की ओर बहुत तेज़ी से लग रहा है, राइट। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से एक तेज़ वेलोसिटी के साथ गैसेस नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस फोर्स की दिशा इस तरफ है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये हम मान लेते हैं रॉकेट का मास है और ये रॉकेट की वेलोसिटी है।
जितना बल इस फ्यूल के द्वारा या इस आग के द्वारा नीचे की तरफ लगेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का जो बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये जो जेट है या जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ गति करता है। अब आप देखिए यहाँ पे संवेग संरक्षित किस प्रकार रहता है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। तो देखिए संवेग या P जो होता है इट इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर है। अब यहाँ अगर मैं P को कांस्टेंट मान लूँ या P की वैल्यू को कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 मान लूँ, तो यहाँ एक रिलेशन आपको मिलेगा, V जो है m से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए होगा ना, 1 इज इक्वल्स टू m डॉट वी, तो इट बिकम्स v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, यानी कि दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जितना मास कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी संवेग संरक्षण के लिए कुछ यही होता है, एक एक करके फ्यूल नीचे की तरफ आता है, धीरे धीरे फ्यूल खत्म होता है, फ्यूल का मास कम होता जाता है, और वैसे ही एक एक करके जो रॉकेट है उसके पुर्जे भी अलग होते जाते हैं। तो जितने प्रपोर्शन में फ्यूल कम होता जाता है उतने ही प्रपोर्शन में रॉकेट के पुर्जे भी अलग अलग होते जाते हैं। तो जितना द्रव्यमान कम होता है उतनी ही वेलोसिटी बढ़ती रहती है और इनका संवेग अंततः संरक्षित रहता है। तो आई होप आप संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।